अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्ताक अहमद नावल डायरी का भूत शो की सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। खैर तो है भाईजान, जमाली भाई ने क्या कहा है? इसने कहा है कि हमने इसकी इमानत में खयानत की है और वो हमसे समझ लेगा। साथ ही इसने कहा है कि वो अनू शाह से भी समझ लेगा। क्या समझ लेगा? हिसाब, अलजबरा, ज्योमेट्री या माशरती उलूम? आफ्ताब ने बुरा सा मुंह बनाया। हमें इसकी इत्तला भी अंकल कशान और जलालुन नूर को दे देनी चाहिए, इशफाक ने मशवरा दिया। हाँ, ये ठीक है, मैंने कहा और अंकल काशान के नंबर डायल किए। इन्हें जमाली भाई के फ़ोन की इत्तला दी और मशवरा मांगा तो वो बोले, ठीक है, ये खबर जलाली नूर साहब को भी दे दो। जी बेहतर, मैंने कहा और जलाली नूर को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भड़क उठा। अब क्या है? मैंने इसे बता दिया कि अब क्या है। चुनांचे इसने सुनकर कहा, अच्छा, मैंने ये बात भी नोट कर ली है और अखबारी रिपोर्टर्स को भी फ़ोन कर दूंगा। ये कहकर इसने रिसीवर रख दिया। हाँ भाई, अब बताओ हम क्या करें? प्रोफेसर सबूरी की तजर्बागाह की तरफ जाने के सिवा हम कर ही क्या सकते हैं? हाँ, ठीक तो है। और अगर रास्ते में या तजर्बागाह के आसपास जमाली भाई से मुलाकात हो गई तो? इखलाक ने कहा। तो क्या है, फिर पूर्व इखलाक अंदाज में इससे मुलाकात करेंगे, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। हमने टेलीफोन डायरेक्टरी से प्रोफेसर सबूरी का पता नोट किया और एक टैक्सी में बैठकर रवाना हो गए। अरशद को दफ्तर में छोड़ दिया गया और हिदायत दे दी गई कि वक्त होने पर दफ्तर बंद करके घर चला जाए। प्रोफेसर सबूरी की तजर्बागाह शहर से बाहर एक सुनसान मकाम पर थी। इसके आसपास कोई और इमारत नहीं थी। बड़ी खौफनाक जगह तजर्बागाह बनाई है। यहाँ तो कातिल ने बहुत इत्मीनान से काम किया होगा। इसे कोई खतरा ही नहीं होगा, आफ्ताब ने काम कर कहा। हाँ, बात तो ठीक है, इशफाक बड़बड़ाया। हमें तजर्बागाह के बिल्कुल सामने टैक्सी से उतरे और ड्राइवर से पूछा, वापसी के लिए हमें यहाँ से कोई टैक्सी नहीं मिल सकेगी क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहीं ठहर जाएं? जरूर जनाब, क्यों नहीं। 30 रुपए फी घंटा लूंगा। यानी सिर्फ यहाँ खड़ी रहने के? जी हाँ, वक्त से ज्यादा कीमती चीज तो दुनिया में है ही नहीं, इसने कहा। आपकी बात पसंद आई, लिहाजा हमें आपकी शर्त मंजूर है। हम 1 घंटे से पहले ही वापस आने की कोशिश करेंगे। फिक्र ना करें। भला मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? फिक्र तो आपको करना है जिन्हें 30 रुपए फी घंटा अदा करना है। वह मुस्कुराया। हाँ, ये भी ठीक है। खैर, आप इंतजार करें। मैंने आगे बढ़कर घंटी बजाई। जो ही दरवाजा खुला, मेरी ठोड़ी पर एक मुक्का इस जोर से लगा कि दिन में तारे नजर आ गए। अभी तारों के नजारों से अच्छी तरह लुत्फानंदोज भी नहीं हो सका था कि दूसरा मुक्का पेशानी पर लगा और मैं दूसरी तरफ उलट गया। इस वक्त तक इशफाक, इखलाक और आफ्ताब घबरा कर पीछे हट चुके थे। मैंने एक कदावर बूढ़े को गेट से बाहर निकलते देखा। फिर वो इन तीनों पर झपटा ही था कि अंदर से एक औरत की चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई दी, अरे अरे, ये क्या हो रहा है? फिर हमने इसके दौड़ने की आवाज सुनी। इस वक्त तक इशफाक के पेट में एक मुक्का, इखलाक के दाएं गाल पर एक जन्नाटेदार तमाचा और आफ्ताब की नाक पर एक धप वो रसीद कर चुका था। वो तीनों गुस्से में भर गए। मैं भी तिल मिला के उठ खड़ा हुआ और चारों इस पर तेजी से झपटे। इसने एक झुकाई दी और हमारी इज्जत से साफ बच निकला। नतीजा ये कि हम अंदर से आती औरत से बुरी तरह टकरा गए। वो बेचारी धड़ाम से गिरी और हम गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचे। इतने में बूढ़ा फिर हमलावर होने के लिए पर तोड़ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करता, औरत हमारे और इसके दरमियान आ गई और हाँफते हुए बोली, दिमाग तो नहीं चल गया? आखिर इन बेचारों ने किया क्या है? बेचारे? ओह, वो बौखला उठा। जज जी हाँ, हमसे बड़े बेचारे तो इस दुनिया में आपको ढूंढे से नहीं मिलेंगे। क्या मतलब? बूढ़ा हकलाया। मतलब किस बात का पूछ रहे हैं आप? ओहो, खत्म करें, आइए मेरे साथ, अंदर बैठकर बातें होंगी। औरत ने मुझे बाजू से पकड़ा और अंदर की तरफ चली। तीनों मेरे साथ कदम उठाने लगे। बूढ़ा हमारे पीछे चल पड़ा। ऐसे में मैंने गर्दन घुमाकर टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखा। वो टैक्सी से बाहर खड़ा था। इसकी आंखों में हैरत का एक समुंदर मौजे मार रहा था। मुझे यूं लगा जैसे वो कह रहा हो, इतना अजीब और हैरत अंगेज मंजर तो मैंने किसी दिलचस्प तरीन फिल्म में भी नहीं देखा होगा। और वही क्या, ये बात तो हम भी सोच रहे थे। ये बूढ़ा हमारी समझ में नहीं आया था, लेकिन रास्ते में कुछ पूछने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर हम एक डाइनिंग रूम नुमा कमरे में दाखिल हुए। अब बताइए, आप कौन हैं और यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? औरत ने हमारे बैठने के बाद कहा। वो खुद भी बैठ चुकी थी, जबकि बूढ़ा एक तरफ खड़ा हुआ था। वो अभी तक हमें खजाने वाली नजरों से घूर रहा था। पहले तो आप बताइए, ये कौन साहब हैं और इन्होंने ये हमारे साथ क्या सलूक किया है? ये इस घर के मुलाजिम हैं, जब से प्रोफेसर साहब को कत्ल किया गया है।
इनका दिमाग उलट सा गया है। जो ही किसी अजनबी को देखते हैं बस इन्हें यूं महसूस होने लगता है जैसे प्रोफेसर के कातिल इनके सामने हो। इन्हें दरअसल प्रोफेसर साहब से बहुत मोहब्बत थी। अरे बाप रे! फिर तो इन्हें पागल खाने में दाखिल करा देना चाहिए। नहीं, ये इस हद तक पागल नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है। बस मैं किसी मुलाकाती को इनके सामने नहीं आने देती। ये तो आज इत्तेफाक हो गया। मैं छत पर थी, बस इन्हें मौका मिल गया। उम्मीद है माफ फरमाएंगे। ठीक है, उम्मीद जरूर रखिए, उम्मीद रखने में क्या हर्ज है? आफताब ने बुरा मुंह बनाया। क्या मतलब? यानी आप माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कौन सी बात है, माफ क्यों नहीं करेंगे? एक एक दो दो मुक्के ही तो लगे हैं, कोई बड़ी ज्यादती तो नहीं हो गई हमारे साथ, मैंने जल्दी से कहा। शुक्रिया, जरा तारुफ हो जाए। मैं बेगम सबूरी हूँ, ये जवारा है। इस घर के पुराने मुलाजिम, बहुत वफादार मुलाजिम, इसने बताया। और हम शोकी ब्रदर्स हैं, मैंने तारीफ कराया। शोकी ब्रदर्स, ये क्या नाम हुआ? आप तो चार हैं, नाम भी चार होने चाहिए, बेगम सबूरी ने कहा। हाँ, ये भी ठीक है। खैर, तो हमारे नाम शोकी, इशफाक, इखलाक और आफ्ताब हैं। ये हुई ना बात। अब ये बताइए यहाँ कैसे तशरीफ लाए? आपके शौहर का कातिल अभी तक नहीं पकड़ा जा सका। हम इस सिलसिले में आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? क्या मतलब? इसने चौंक कर कहा। मतलब ये कि हम कातिल को तलाश करके गिरफ्तार करा सकते हैं, अगर आप इस बात को पसंद करें। मैं समझ गई, आप लोग प्राइवेट जासूस किस्म की कोई चीज हैं। लेकिन भाई, पुलिस इंस्पेक्टर लोधी जो तफ्तीश कर रहे हैं, इनकी तफ्तीश का नतीजा क्या निकला है? मैंने मुंह बनाया। अभी तक कोई नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो जल्द कातिल का पता लगा लेंगे। गोया मालूमा हमारी खिदमत हासिल नहीं करना चाहती। क्या आप इस सिलसिले में मुझसे कोई मुआवजा भी तलब करेंगे? बेगम सबूरी ने परेशान होकर कहा। आपके लहजे से जाहिर है आप इन दिनों माली उलझनों का शिकार हैं। हाँ, हम तो ना जाने कब से माली उलझनों का शिकार हैं। अब मालदार बनने के हालात हुए थे तो प्रोफेसर साहब को कत्ल कर दिया गया। हालात हुए थे, क्या मतलब? हाँ, प्रोफेसर साहब ने बताया था कि इन्होंने एक बहुत ही हैरत अंगेज इजाद की है, और अब मुल्क की तरफ से इन्हें इमदाद मिलने के इम्कानात बहुत रोशन हो गए हैं। वो अनकरीब अपनी इस इजाद को मुल्क के हवाले करने का प्रोग्राम बना चुके हैं। लेकिन हुआ क्या, इन्हें किसी ने कत्ल कर दिया। मुद्दत गुजरी, इस तरफ कोई नहीं आया था। हमको यह दुनिया से बिल्कुल कट कर जिंदगी गुजार रहे थे। बस मुलाजिम हफ्ते में एक दिन शहर चला जाता था और सौदा सलफ ले आया करता था, वरना हमसे कोई मिलने तक नहीं आता था। हाँ, बहुत दुख हुआ ये हालात सुनकर। और इन हालात में तो कातिल की गिरफ्तारी और भी जरूरी है, क्योंकि अब वो इजाद इसी के पास है। हाँ, ये तो खैर है, लेकिन मैं बता ही चुकी हूँ हालात क्या हैं। मैं आपको कोई मुआवजा नहीं दे सकूंगी। हमें सिर्फ आपकी रजामंदी की जरूरत है, मैंने फौरन कहा। भला कौन औरत अपने खावंद के कातिल को गिरफ्तार देखना पसंद नहीं करेगी, इसने कहा। तो फिर आप मेहरबानी फरमाकर हमें इनकी तजर्बागा भी दिखा दें, और इस रोज जो कुछ हुआ इसकी एक एक तफसील सुना दें। आइए मेरे साथ। ये आप यहीं ठहरें, इसने पहले हमसे और फिर अपने मुलाजिम से कहा। हैरत है, आप अपने मुलाजिम को भी आप कहकर बुलाती हैं। हर इंसान की एक इज्जत होती है, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि इसकी इज्जत को उछालें। इसने जवाब दिया। आपके ख्यालात बहुत ऊंचे हैं। क्या प्रोफेसर सबूरी भी जवाब जवारा को इसी तरह बुलाते थे?